नागार्जुन, जिनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, बिहार से थे और उनकी एक बहुत ही मनोहारी, चर्चित और खूबसूरत कविता है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि इस कविता यह दंतुरित मुस्कान में एक छोटे बच्चे की जो हंसी है उसकी खूबसूरती का वर्णन कर रहा है। यह दंतुरित मुस्कान उस बच्चे की मुस्कान है जो बहुत छोटा है और अब उसके दांत झिलमिल झिलमिल दिखाई दे रहे हैं, और जब वह मुस्कुराता है तो उसका सौंदर्य कितना मनोहारी होता है, कितना प्यारा होता है और देखने वाले के मन पे कितना गहरा असर छोड़ता है। इसी दृश्य का और उसी दृश्य का हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव जो है, उस दृश्य का हृदय पर पड़ने वाला जो प्रभाव है, उस प्रभाव को तमाम तरह के बिंबों से दिखाने की कोशिश कवि ने इस कविता में की है। तो आप अपने मन में एक कल्पना करें कि आपके सामने एक छोटा प्यारा सा बच्चा जिसके दांत अभी अभी निकल रहे हैं, दांत उसके दिखाई दे रहे हैं, जब जब मुस्कुराता है तो उसके दांत दिखाई देते हैं और वह दृश्य कितना सुंदर और कितना मनोहारी होता है उसकी कल्पना करें और कवि की आंखों से उस दृश्य को देखने का प्रयास करें। कविता है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। जैसे उस नन्हे से बच्चे को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि तुम्हारी ये जो मुस्कुराहट है ये इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, इतनी जीवंत है कि ऐसा लगता है कि यह मृतक में भी जान डाल देगी, यानी कि मरे हुए व्यक्ति में भी प्राण आ जाए। मरा हुआ व्यक्ति मतलब निराश व्यक्ति, हताश व्यक्ति, थका व्यक्ति, जिंदगी से हारा हुआ व्यक्ति, यदि वह व्यक्ति भी इस मुस्कुराहट को देखता है तो उसके भीतर भी एक नई ताजगी आ जाती है, एक नई स्फूर्ति आ जाती है, जिंदगी का संचार हो जाता है। इतनी खूबसूरत है यह तुम्हारी मुस्कान। ठीक है, आगे कहा धूल धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। गात कहते हैं शरीर को और जलजात कहते हैं कमल को। कवि कहता है कि उसके शरीर पे जो धूल मिट्टी जो लगी हुई है, छोटा बच्चा, प्यारा सा बच्चा जब मिट्टी में खेलता है तो धूल मिट्टी से सना हुआ उसका शरीर कितना सुंदर लगता है। जब कवि उसे देखता है उस दृश्य को तो कहता है कि धूल से सना हुआ शरीर जो तुम खेल रहे हो, फुदक रहे हो, भाग रहे हो, वो इतना सुंदर लगता है कि जैसे पता चलता है कि तालाब को छोड़कर, कमल कहाँ खिलते हैं? तालाब। कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उसका सौंदर्य, धूल से सने हुए उसके शरीर का सौंदर्य इतना मनमोहक है कि कवि को लगता है कि उसकी झोपड़ी में ही कमल खिल गया है। अर्थात उसे देखकर हृदय रूपी जो कमल है वह खिल गया है, हृदय में आनंद महसूस कर रहा है, खुशी महसूस कर रहा है। आगे कहा परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कहता है अनुमान लगाते हुए कि ये जो कठोर से कठोर पत्थर है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे स्पर्श से कठोर पत्थर भी पिघल करके क्या हो जाए? पानी में बदल जाए, जल में तब्दील हो जाए। तात्पर्य यह है कि तुम्हारी सुंदरता इतनी मनमोहक है, तुम्हारी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि कठोर से कठोर पत्थर हृदय वाला व्यक्ति भी पिघलकर द्रवित हो जाए, उसके मन में भी प्रेम, उसके मन में भी करुणा, उसके मन में भी आनंद का जल प्रवाहित हो जाए। स्पष्ट है? छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। बबूल में कांटे होते हैं बहुत, ठीक है, और बांस में फूल नहीं होते, लंबा पेड़ होता है, ठीक है। तो कवि ने एक और बिंब दिया कि तुम्हारी यह मुस्कुराहट इतनी सुंदर है, ठीक है, कि बांस और बबूल जैसे पेड़ जिनमें फूल नहीं लगते, फूल नहीं झड़ते, अगर तुम उन्हें स्पर्श कर दो, ठीक है, तुम उन्हें छू दो
तो बांस और बबूल से भी ऐसे फूल झड़े जैसे शेफालिका से फूल झड़ते हैं। शेफालिका फूलों से लदा हुआ बहुत खूबसूरत पेड़ होता है, फूलों का पेड़ है। तो तुम्हारी सुंदरता इतनी गजब की है, इतनी चमत्कारिक सुंदरता है तुम्हारी कि बांस और बबूल जैसे पेड़ से भी शेफालिका जैसे फूल झड़ने लग जाए। ऐसा जादू है तुम्हारे इस सौंदर्य में, ऐसा जादू है तुम्हारी इस मुस्कुराहट में। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ें। दृश्य बिंब उपस्थित कर रहा है कवि, उस बच्चे को देख रहा है, उसकी दंतुरित मुस्कान को देख रहा है और दृश्य बिंब प्रस्तुत कर रहा है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कवि उसे देख रहा है और मन ही मन पूछ रहा है कि तुम तो मुझे पहचान नहीं पा रहे हो और देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष बिना पलके झपकाए। छोटे छोटे बच्चों को कभी कोई चीज नजर आए तो वो पलके ही नहीं झपकाते, वो लगातार देखते रहते हैं। तो कवि को वो लगातार देख रहा है, अनिमेष बिना पलके झपकाए। तो कवि कहता है थक गए हो, आंख लूं मैं फेर। यानी कि कवि को देखते देखते उसकी आंखें थक गई हों। तो कवि स्वयं कहता है अब मैं अपनी ही आंखें क्या कर लेता हूं, हटा लेता हूं, फेर लेता हूं, ताकि मुझे लग रहा है कि अब तुम्हारी आंखें क्या हैं, थक चुकी हैं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। और पहली बार में अगर हमारा परिचय नहीं हो सका, उस बच्चे से को संबोधित करते हुए कह रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, पहली बार तो हर एक व्यक्ति जो एक दूसरे से नहीं मिला है वो तो पहली बार में तो अपरिचित ही होते हैं सभी के सभी। तो अगर आप मुझे पहचान न सके तो भी कोई बात नहीं। और कहा यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। कहा कि अगर माँ तुम्हारी माध्यम नहीं बनी होती तो मैं इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट को देख नहीं पाता। माँ की महिमा का वर्णन प्रकारांतर से कवि ने किया है कि एक बच्चे को इस धरती पर ले आने में 9 महीने का जो कष्ट होता है, सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, उस मांस के लोथड़े को माँ अपने गर्भ में ढोती है और फिर एक नया जीवन देती है। आदि शक्ति है होती हैं माताएं, इतनी ताकत होती है। प्रसव पीड़ा कहते हैं ना, सुना होगा आपने। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो एक बहुत ही मर्मांतक पीड़ा से गुजरती है, बहुत कठिन कष्ट से गुजरती है, इतना दर्द, इतनी पीड़ा उसे होती है। लेकिन नहीं, वह अपने बच्चे के लिए, उस जीवन को इस संसार में लाने के लिए वह दर्द भी उठाती है। इसलिए कवि ने कहा धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य है। तुम्हारी माँ भी धन्य है जिसने इस सृष्टि में तुम्हें एक नया जीवन देने के लिए वो माध्यम बनी। और तुम भी धन्य हो, तुम्हारी यह मुस्कुराहट, तुम्हारा यह सौंदर्य कितना अद्भुत है कि मैं इसे देखकर निहाल हुए जा रहा हूँ, मैं इसे देखकर आनंदित हुए जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी माँ न होती, अगर वह माध्यम न बनी होती तो इतनी सुंदर मुस्कुराहट देखने से मैं वंचित रह जाता, मैं इतने आकर्षक सौंदर्य को देख नहीं पाता। स्पष्ट है, आगे बढ़ें। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। एक सामान्य भावभूमि है कि पिता जो हैं अक्सर जिम्मेदारियों के बोझ तले घर से बाहर होते हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए प्रवासी जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मैं तो प्रवासी हूँ, देश देश दूर दूर नगर नगर भटकता रहता हूँ। ठीक है, और तुम्हारे लिए पराये जैसा ही हूँ, उतना अपना नहीं हूँ जितनी कि अपनी तुम्हारी माँ है, क्योंकि वह 24 घंटे तुम्हारे साथ होती है। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, और मैं एक अतिथि के लिए अतिथि जैसा हूँ तुम्हारे लिए, जो कभी आता है और फिर चला जाता है, आता है और फिर चला जाता है। तो मुझसे इतना गहरा संपर्क तुम्हारा नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, और तुम्हारी माँ की उंगलियां, ठीक है, उंगलियों का जो स्पर्श है, ठीक है, उससे तुम पंचामृत का पान करते हो। तात्पर्य यह है कि माँ की हथेलियां ही तुम्हारा घर है, माँ ही तुम्हारा घर है। उसके कलेजे से चिपक के, उसकी उंगलियों से चिपक के, उसके हाथ से चिपक के तुम भोजन करते हो, उससे लिपटे रहते हो, वह तुम्हारी देखभाल करती है। देखते तुम इधर कनखी मार,
और तभी कवि ऐसा सोच रहा है, ऐसी परिकल्पना कर रहा है, तभी बच्चा, याद करिए कि बीच में उसने नजरें फेर ली है, ठीक है, क्योंकि वो थका हुआ है, तभी देखता है क्या कि बच्चा फिर से कनखी तिरछी निगाहों से कवि की ओर देख रहा है। और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंत मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कनखी मार के देख रहा है छोटा सा बच्चा कवि को, और जैसे ही नजरें टकराती हैं एक दूसरे से, वो हंसने लगता है, खिलखिलाने लगता है, और उस दृश्य को कहता है कवि देखकर, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। और यह जो तुम्हारी मुस्कुराहट है, इसमें तुम्हारे चमकीले दांत नजर आ रहे हैं, उसकी छवि का मैं क्या वर्णन करूं। वह जीवन में सौंदर्य का संचार भर देती है तुम्हारी यह मुस्कान। जीवन में एक नया रस, एक नई उमंग, एक नया सवेरा भर देने वाली यह जो तुम्हारी छवि है, उसके बारे में मैं क्या ही कहूं। आपने मेरे भीतर आनंद का, सौंदर्य का, प्रेम का जो रस संचार किया है, उसको देखकर, उसको पाकर कवि क्या है, अभिभूत हो रहा है और भाव विह्वल हो रहा है। आई बात समझ में? साधारण शब्दों में इस कविता की यह भावभूमि है। जहां तक कविता के शिल्प पक्ष का बात है, तो संवाद शैली में लिखी गई कविता, जिस लग रहा है कि बातचीत चल रही हो, ठीक है। साथ ही साथ इस कविता में वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस का परिपाक है, वात्सल्य रस देखने को मिलता है। अनुप्रास अलंकारों का खूब प्रयोग किया है कवि ने। छंद मुक्त कविता है, तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग इस कविता में किया गया है, ठीक है। आई बात समझ में? तो जब कविता का शिल्प सौंदर्य आप लिखें, तो बस कविता का शिल्प सौंदर्य पॉइंट 1, तत्सम शब्दों का प्रयोग, संवाद शैली में लिखी गई कविता, वात्सल्य रस का परिपाक, ऐसे ही 4-5 पॉइंट दें और बात खत्म कर दें, ठीक है। तो कविता समझ में आ गई आपको? स्पष्ट है? चलिए, बहुत बढ़िया।